हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बेस्ट। चलिए, आज हम लोग क्या डील करने वाले हैं? आज हम लोग अपने करिकुलम के कुछ चेंजेस को डील करने वाले हैं। जो करिकुलम है उसमें चेंज क्या है मैं आपको हल्का सा बता दूं। ईएफक्यूएम मॉडल जो 2013 का था, जिसको हम कहते थे ईएफक्यूएम एक्सीलेंस मॉडल, इट हैज़ बीन नाउ चेंज टू ईएफक्यूएम 2020 मॉडल। अब आप कहेंगे कि सर ये चेंज है दोस्तों। सर स्टडी मटेरियल में अपडेट हो गया? मैं कह नहीं सकता। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि सर चेंज है? ये आया कब था? मैंने कहा 2020 में। तो सर फिर दोस्तों, दो तीन बातें मेरी याद रखना। आया वैसे 2019 में था, पब्लिश वगैरह 2020 में हुआ था। दो तीन मेरी बातें याद रखना। जैसे आपने सुना होगा, मैं आपको थोड़ा लीगल टर्म्स में समझाता हूँ। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है कोड, उसके अंदर क्या आता है? एक्ट। मतलब छोटा होता जाता है। सबसे बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। उससे छोटा क्या है? कोड। उससे छोटा क्या है? एक्ट। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है? हमारे सीए एक्ट है। सीए एक्ट से छोटा क्या है? क्या है? सिलेबस। सिलेबस से छोटा क्या है? स्टडी मटेरियल। तो याद रखना, अगर कोई चीज सिलेबस में दे रखी है, वेदर और नॉट इट इज कवर्ड इन स्टडी मटेरियल, इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, अनलेस अनटिल वो चीज स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट लिख के अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्या बात कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए, सीनियर टीचर होने का कुछ फायदा होता है, वो मैं आपको गाइड करता हूं। आपको ये जो स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, जून 2009 का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये प्राइमल डुअल का क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे 6A क्वेश्चन, फॉर्मुलेट द डुअल फॉर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। आप उस समय की स्टडी मटेरियल खोल लीजिए। इट वॉज नॉट पार्ट, शायद अभी भी जो ओल्ड कोर्स की स्टडी मटेरियल है उसमें भी अभी तक प्राइमल डुअल कवर नहीं है। आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक, बट उस समय आई एम 100% श्योर इट वॉज नॉट कवर्ड। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सर ये तो आउट ऑफ कोर्स हुआ? नहीं, इट वॉज पार्ट ऑफ कोर्स बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ सिलेबस। अच्छा सर, इसीलिए स्टडी में अगर थोड़ी बहुत कभी कभार गलती हो जाती हैं, तो वो गलती एक पर्टिकुलर वो नहीं हो जाता कि यही फॉलो करना है, हमें सही अप्रोच फॉलो करनी होती है। ये नहीं कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या कुछ। हाँ, अगर स्टडी में कोई मेजर ग्रॉस एरर है तो भी आपको सही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, बट अगर आप स्टडी का वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर लें तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। वैसे एससीएमपी के लिए मैं बता दूं, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसी बेस पे आपका जो ईएफक्यूएम का मॉडल है वो है। मैं नहीं जानता ये इंस्टीट्यूट कब अपडेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा बियॉन्ड बजटिंग का, मैंने आपको बियॉन्ड बजटिंग के पुराने प्रिंसिपल्स भी कराए थे 2017 में, जब क्लास ले रहे थे हम। 2018 में भी कराए थे, और नए प्रिंसिपल्स भी कराए थे 2017-18 में। बाकी टीचर्स नहीं कराते, मुझे लेना देना नहीं है। मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे सर मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। कई लोग कहेंगे सर वो तो दिसंबर 2020 के स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किए गए नए प्रिंसिपल्स। तो क्या हो गया? हमें तो सही पढ़ना है ना। अच्छा सर, पढ़ाने से पहले एक डाउट और डाउट रिजॉल्व कर दो, उसके बाद पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सर एक बात बताइए, जैसे जुलाई, जून जुलाई जब भी पेपर हुए थे 2021, उसमें जब क्वेश्चन आया तो क्या हम नए प्रिंसिपल्स के हिसाब से, नए बिजनेस मॉडल के हिसाब से आंसर कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से वो सही है। हाउएवर हाउएवर आप ये कहेंगे स्टडी मटेरियल में अपडेटेड नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक बात बताइए, एग्जामिनर के पास कैसे, उनको कैसे पता? उनको तो पुरानी स्टडी मटेरियल दी गई है। ये चीज़ तो प्राइमल डुअल में भी थी, उनको तो पुरानी स्टडी मटेरियल मिली थी। तो क्या उनको नॉलेज नहीं थी आंसर की? मैं एक एक्स एग्जामिनर हूँ। हमारी एग्जामिनेशन प्रोसेस बहुत ही रोबस्ट है। उसके अंदर क्या होता है, हेड एग्जामिनर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व। तो जब एग्जामिनर को कोई नया सॉल्यूशन मिलता है तो वो डेफिनेटली हेड एग्जामिनर के साथ डिस्कस करता है, और इनिशियल कुछ कॉपीज होती हैं अराउंड 40, जो हर एग्जामिनर पहले चेक करता है, उसके बाद हेड एग्जामिनर दोबारा चेक करता है। तो आपको घबराने की किसी तरीके से जरूरत नहीं है कि आपके पेपर के साथ क्या होगा। अगर किसी को कोई नई अप्रोच मिलती है और वो उससे करता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेरी ऐसे टाइम पे ये एडवाइस रहती है कि आप दोनों अप्रोचेस से पढ़ के जाइए।
कभी ऐसा ना हो कि नए अप्रोच वाला क्वेश्चन आ जाए, और कोई मुश्किल नहीं है, रादर मैं बहुत बोलूंगा आपको, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया, इट इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, EFQM मॉडल। पहले ये इतना अच्छा नहीं था जितना अब है। तो जरा समझते हैं 2013 और 2020 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस EFQM मॉडल को। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसने EFQM मॉडल नहीं देखा, एक बार पास्ट के वीडियोस, मेरी क्लास के वीडियोस या फिर बुक से, स्टडी मटेरियल से या मेरी बुक से आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों दोस्तों EFQM मॉडल में था क्या? पहले पहले ना हमारे पास तीन चीजें थी। 2013 की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे सर क्या क्या चीजें थी? पहले तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, जिसे आप कोर कॉन्सेप्ट्स कहते थे। सेकंड था आपका क्राइटेरिया, और थर्ड था आपका क्या? आपने कहा रेडार। ये तीन चीजें थी, यही थी। तो उसमें क्या था? EFQM एक्सीलेंस मॉडल था। एक्सीलेंस मॉडल क्या था? और अब क्या है? EFQM मॉडल, मतलब एक्सीलेंस वर्ड हटा दिया गया। एक्चुअली ये सब TQM वगैरह के बेस पे है। देखो, बहुत साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, 84 92 कई बार इन्होंने ट्राई किया, अब बहुत ही इंप्रूव करके लाए हैं, एंड आई होप अब और फर्दर इंप्रूव नहीं होगा। ऑल्दो ऑब्वियसली इट इज़ अ डायनामिक थिंग, और वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं अपने आप को। तो इसमें क्या था? इसमें थोड़ा सा मैं बोलूँगा, जो EFQM मॉडल था उसमें ज्ञानबाजी ज़्यादा थी। इसके अंदर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देते थे, कहते थे कि ये जी 8 प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। कौन कौन से होते थे आप भी जानते हैं, कि वैल्यू ऐड करना कस्टमर को, क्रिएट करना सस्टेनेबल वैल्यू, डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को, आप जानते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हार्नेस करना, विज़न, इंटीग्रिटी, इंस्पिरेशन वगैरह के साथ आपको लीड करना, एजिलिटी के साथ मैनेज करना। आप कहते थे हमारी टीम में बहुत अच्छे टैलेंटेड पीपल होने चाहिए, और हम लोग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लेके आए, इसके ऊपर सस्टेनेबल रिजल्ट्स हो आउटस्टैंडिंग, इसके ऊपर वर्क करना। तो ये एक ज्ञानबाजी थी। सिंपल टर्म्स में क्या था? ये एक ज्ञानबाजी, मतलब आप क्या कर रहे हैं इसमें? आप उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये प्रिंसिपल्स, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स थे डिटेल में, ये ज्ञान था कि अगर आपको एक्सीड करना है, आपको अच्छा करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया? ये सारे कॉन्सेप्ट हटा दिए। क्या? हाँ जी। और उनको इंक्लूड कर दिया सब जगह, थोड़ा 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 थोड़ा, जिसे कहते हैं ना सटली, सटली इंक्लूड कर दिया। उन्होंने कहा ये ज्ञानबाजी हम अब नहीं देंगे, जो ज्ञानबाजी थी वो थी, अब नहीं देंगे। पहले तो उन्होंने क्या कहा था कि देखो ये कॉन्सेप्ट्स हमें अब अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाने हैं, अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना है। फिर हमने सेकंड चीज बोली थी क्राइटेरिया। हमने कहा था कि कैसे वो लगाएंगे। क्राइटेरिया में क्या होता था? आप भी जानते हैं, 5 enablers 4 रिजल्ट्स। 5 enablers 4 रिजल्ट्स थे। आप कहते थे कि सर इनेबलर्स क्या थे? लीडरशिप, पीपल, स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप एंड रिसोर्स, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिजल्ट्स क्या थे? पीपल रिजल्ट, कस्टमर रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट्स। तो हम कहते थे यार, अगर हम जैसे अपने यहाँ, अगर हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्सीलेंस के, वो जो 8 प्रिंसिपल्स थे वो किस चीज़ के थे? ऑर्गेनाइजेशन एक्सीड करे, एक्सेल करे, उसके थे। अगर हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंस आए, तो हमें वो 8 प्रिंसिपल्स अप्लाई करना, लेकिन करें कैसे, किस पे करें, कहाँ करें? तो वो थी ज्ञानबाजी। एक सिंपल बात में बोलूँ, अब हम बैठे हैं कहाँ? बोर्ड मीटिंग में। एक तरीके से समझिए आप, एक कंपनी की मैनेजमेंट टीम में बैठे हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि क्या हम एनेबल करें, क्या हम किसके ऊपर वर्क करें, क्राइटेरिया डिसाइड करें, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क समझते हो? जैसे एक सोफा है, इन दैट सोफा आप जानते हैं एक फ्रेम बनता है, उसके ऊपर गद्दी वगैरह लगती हैं, तो दैट इज नोन एज फ्रेमवर्क। तो आपने कहा कि यार किसी भी चीज़ का, घर का भी पहले आप फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर बाकी चीज़ डेकोरेट होती है, बाकी सब कुछ बनता है। तो फ्रेमवर्क आपने जो बनाया वो हम क्राइटेरिया बोलते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया आपने? कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मीटिंग वगैरह बुलाइए और कहिए कि यार इन्हें एनेबल करो। कैसे एनेबल करो? आपको जैसे पार्टनरशिप और रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छे से, मतलब आपको सप्लायर सप्लायर पार्टनरशिप किसके साथ होगी? सप्लायर के साथ भी होगी पार्टनरशिप, और रिटेलर वगैरह के साथ भी होगी। तो इनके साथ आप अच्छे से इनके साथ वर्क अराउंड करिए कि किस तरीके से
क्या क्या वर्क अराउंड करें कि हमारे क्या क्या रिजल्ट आए, तो हम क्या एनेबल करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए, ये था। आपको लीडरशिप में क्या होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा क्या था कि हमारी हमारी जैसे लीडर्स जो हैं अपने रोल्स को बहुत अच्छे से करें ताकि वो सबको मोटिवेट कर सके टुवर्ड्स मिशन एंड विजन, ये सारी चीजें थी और उससे हमारे रिजल्ट आते थे। सोसाइटी के लिए था, एनवायरमेंटल फैक्टर वगैरह थे, तो आपने कहा वो रिजल्ट्स हम देखते थे। तो बेसिकली क्या था, हम ये कहते थे कि यार हम जो इनेबल करेंगे उससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं ये देख रहे हैं, ये क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पे, बोर्ड मीटिंग में। अभी हम बाहर नहीं गए, अभी हम बाहर नहीं गए, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बैठ के हम डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा ये इनेबल करेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। पहला क्या था, ज्ञान किसने दिया था, EFQM बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ने। अब क्या है, सेकंड क्या है, आपने का क्राइटेरिया कि कैसे उसको फिट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। वो 8 प्रिंसिपल्स को, उनको किस तरीके से फिट करेंगे। अब आप पहुंचे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस के पास, जहां पे अब आपको ऑपरेशंस एक्सीलेंस लेके आनी है। वो कैसे लेके आते थे, रडार। रडार में आप क्या करते थे, रडार में आप कहते थे कि सर रडार कुछ नहीं है, आप कहते थे कि सर रिजल्ट, हम डिसाइड करते थे कि हमारे रिजल्ट क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उस रिजल्ट को लाने के लिए जो हमने डिसाइड किए हैं अभी क्राइटेरिया में, वो रिजल्ट्स हम लिखते थे प्रॉपरली। फिर हम कहते थे उस रिजल्ट्स को लाने के लिए हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज डिप्लॉय करें, जो रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं सही से किए हैं नहीं, जो अप्रोच बनाई थी, प्लान जिस तरीके से की थी, क्योंकि हमें तो जो रिजल्ट्स हैं वो लेके आने हैं। और उस अप्रोच के बेस पे हम देखते थे, असेस करते थे और फिर से रिफाइन करते थे कहाँ पे हमारी प्रोसेस वगैरह को, हमारी स्ट्रेटेजी वगैरह को इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट्स अचीव हो सकें। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती थी। ये सिंपल हमारा 2013 का मॉडल था। मगर मगर ये ज्ञानबाजी ज़्यादा थी, एप्लीकेशन इस पे इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो अब EFQM मॉडल में हम लोग इम्प्रूवमेंट लेके आए। इम्प्रूवमेंट में क्या किया, अब EFQM मॉडल बदल गया, पूरा बदल गया। उन्होंने पहले तो एक्सीलेंस हटा दिया, जैसे मैंने आपको बताया। एक्सीलेंस नाम की अब कोई चीज़ नहीं है, एक्सीलेंस नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। मतलब हम कोई प्रिंसिपल्स नहीं बता रहे, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे कि ये होना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं। EFQM वाले ने कहा हम कौन होते हैं ज्ञान देने वाले, आप अपने आप सोचिए, समझदार हैं आप। ये मैंने जो खोला हुआ है मॉडल, उन्हीं का खोला हुआ है, उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसने पढ़ना हो। EFQM मॉडल 2020 सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो आपने कहा कि इसमें क्या होता है सर, थोड़ा सा गाइड करिए, ये किस तरीके से मॉडल है 2020। उन्होंने कहा कि देखिए हम 3 चीज़ों पे चल रहे हैं। पहला है वाई, जैसे आप कह रहे हैं डायरेक्शन, वाई, वाई डू इट, कोई भी चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठिए और कहिए कि आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, हाउ डू इट, आप उसे कैसे करेंगे, आप उसको कैसे करेंगे। और तीसरा है, जिसे रिजल्ट्स भी कहते हैं, आप कहते हैं व्हाट इज अचीव्ड, आफ्टर ऑल ये करके आपने अचीव क्या किया, ये जो आपने किया है इससे आपने अचीव क्या किया है ना। तो आपने कहा अच्छा सर थोड़ा सा गाइड करिए, अच्छा सर थोड़ा सा गाइड करिए। मैंने कहा देखो बहुत आसान है, मैंने कहा दोस्तों बहुत आसान है। पहला है वाई डू इट, जैसे हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, वाई डू इट मतलब आप कह रहे हैं, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन आप लिख सकते हैं डायरेक्शन में, आप सिंपल क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो कि आपको इसके अंदर ही लिखा दिखेगा। वो है व्हाई डज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। सॉरी मेरे एक पता नहीं क्या, हाँ जी, ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। दूसरी चीज आपने कहा कि सर और क्या हो सकता है, व्हाट पर्पस डज इट फुलफिल, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या पर्पस फुलफिल कर रही है। और आप कहेंगे व्हाई दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, आखिरकार हम ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाइए, EFQM मॉडल अगर आपने लगाना है, EFQM बिजनेस मॉडल आपने अगर लगाना है, देखो हम लोग सब लोग वर्क कर रहे हैं क्वालिटी के लिए, अवार्ड वगैरह मिलते हैं, आपको भी मालूम है, मैंने सिखाया था इसमें EFQM मॉडल के बेस पे भी अवार्ड मिलते हैं, बालग्रिज के बेस पे भी अवार्ड मिलते हैं। EFQM हमने इम्प्रूव किया है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप प्रिंसिपल्स नहीं बता रहे, ज्ञानबाजी नहीं कर रहे। अब आपने एक्सीलेंस के ज्ञान नहीं दिए कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, अब आपने कहा कि सीधा क्वेश्चन पूछो
कि यार आपने क्या पूछा पहला क्वेश्चन, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्शन पे हैं आप अभी डायरेक्शन पे हैं और आपका क्वेश्चन ये है कि यार व्हाई डज दिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। आप फिर कहेंगे कि यार व्हाट पर्पस डज इट फुलफिल, और ये क्या पर्पस फुलफिल कर रही है, बस यही दो चीजें आपकी है, ये एग्जिस्ट क्यों करती है और क्या पर्पस ये फुलफिल कर रही है। तो आपने कहा कि इसे बहुत, और ये भी पूछिए कि व्हाई दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, आखिरकार यही स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि सर तीन चीजों में, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट, सबसे पहले हम आ रहे हैं किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। जस्ट अ मिनट, आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें BMW का भी उन्होंने केस स्टडी दे रखी है, बॉश की भी, तो आप लोग इस BMW वगैरह के केस स्टडी को प्लीज देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा, BMW का भी और बॉश का भी अच्छे केस स्टडीज हैं, आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगी। मर्जी है, आप पढ़ना चाहे पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहे मेरी ज़बरदस्ती नहीं है। हम लोग आ रहे हैं सीधा इसके अंदर पेज नंबर, PDF का पेज नंबर 14, डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन है क्या, इसमें इसमें मैंने आपको बहुत सीधी सीधी बात बताई है। मैंने कहा आप सीधा सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी सीधी सी बात है कि ये सोचना है कि वो एग्जिस्ट क्यों करती है, वो क्या पर्पस फुलफिल कर रही है, और वो इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्यों फॉलो कर रही है। तो आपने कहा कि सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि दोस्तों हम लोग EFQM के 2020 मॉडल में डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले पर्पस, विजन और स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे हैं। अभी कल्चर वगैरह पे भी देखेंगे। तो आपने कहा कि ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कैसी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें पर्पस, इंस्पायरिंग पर्पस हो, एक प्रॉपर विजन हो, एक स्ट्रेटेजी हो ताकि हमारी सस्टेनेबल वैल्यू आ सके, और हम एक विनिंग कल्चर क्रिएट कर सकें। ये उन्होंने सिंपल बात बोली कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होना चाहिए, ये एक पर्पस। अब नेचुरल सी बात है, हम सब जानते हैं कि यार व्हाट इज अ पर्पस, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि पर्पस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द रीजन और रीजंस यू एग्जिस्ट, यही होता है पर्पस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, या आप ह्यूमन बीइंग के हिसाब से सोचिए, आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं, दिस इज अ पर्पस। लाइफ का पर्पस क्या है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, इट इज अबाउट व्हाई यू एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अब अगर कोई पूछे कि सर ये तो पर्पस बताया आपने, कि आपका रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का, आप एग्जिस्ट करते क्यों हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, मिशन नहीं होना चाहिए विजन के साथ। मैंने कहा देखो याद रखो, मिशन क्या होता है, मिशन बताता है कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। एक मिशन स्टेटमेंट जनरेट करते हैं कि इसके लिए हम ये करके रखेंगे इस पर्टिकुलर पीरियड में, ये मिशन स्टेटमेंट होती है। विजन स्टेटमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। यहाँ पे मिशन की बात नहीं कर रहा EFQM में, वो किसकी बात कर रहा है, पर्पस की। ध्यान देना वर्ड पे, पेपर में इसी में नंबर कटेंगे, आप लिखाएंगे मिशन, और यहाँ क्या है, पर्पस, मिशन नहीं है। कि आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, आपको EFQM मॉडल लगाना है, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछे उस ऑर्गेनाइजेशन से कि आप आखिरकार एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये बताओ, ये मत बताओ कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या किसके लिए कर रहे हो, अभी ये सब मत बताओ। सिर्फ ये बताओ आपका आपका पर्पस क्या है, आप किसके लिए, क्या रीजन है आपका एग्जिस्ट करने का। फिर ये बताओ कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या चाहते हो, आपका लॉन्ग टर्म में आप कहां से क्या बनना चाहते हो। ये दो चीज सबसे पहले बताइए, और फिर बताइए कि आप इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। मिशन हमें मालूम है कि आपने बना रखा है, हम यहाँ पे EFQM मॉडल में मिशन को नहीं लेके चल रहे हैं, हम आपके मिशन को नहीं छेड़ना चाह रहे, आप उसी मिशन पे रहिए। हम तो आपके यहाँ आपकी सटली, चुपचाप चालाकी से एक्सीलेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे, तुम्हारे यहाँ पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे मिशन को नहीं छेड़ रहे हम, उसी मिशन पे रहो। तुम्हारी स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव कर देंगे ताकि तुम्हारा मिशन
अचीव हो सके। तो तुम्हारा एक तो तुम विजन लिखो और ये बताओ कि तुम्हारा पर्पस क्या है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये हो गया, फिर आप क्या स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट कर रहे हैं ये लिखो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। बस लिखते समय ये याद रखना, लिखते समय पेपर पे डॉक्यूमेंट करना है, हवा में बोलना नहीं है। उन्होंने कहा सिंपल एक बोर्ड मीटिंग है ऐसे समझिए, और कहे लिखो भी, लिख के दिखाओ मुझे। आप मान के चलिए इंप्लीमेंट कराने पहुंचे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आपने कहा लिख के दिखाइए आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं, आपका विजन क्या है। अच्छा ये भी बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, इस चीज को दिमाग में रखते हुए, सेंटर्ड क्या होना चाहिए, इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट हो। मतलब वन टाइम वैल्यू नहीं होगी, लंबी एक एक की स्टेक होल्डर के लिए वो सस्टेन करेगी वैल्यू। और उन सबको दिमाग में आपने रख लिया, फिर आप क्या कल्चर डेवलप कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये बताइए। बस सिंपल से ये क्वेश्चन पूछने, जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप सही डायरेक्शन पे ऑर्गेनाइजेशन चलने लगेगी। उन्होंने कहा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है हम लोग स्कोरिंग देते हैं, हर चीज देते हैं डायरेक्शन के लिए, इस पर्पस वगैरह के लिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन को स्कोर देंगे, उसके बाद उसको अवार्ड मिलेगा जिसके सबसे ज्यादा स्कोर होंगे। दैट इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। हम अभी इस समय बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपने कहा ठीक है, तो आप जिस समय यहाँ पे होंगे पेज नंबर पीडीएफ के, मैं भी देख लूँ, पीडीएफ के यहाँ पे पेज नंबर 16 लिखा दिख रहा है आपको। तो आपको पीडीएफ पेज 16 पे अच्छे से पढ़ना है कि पर्पस क्या होता है, किस तरीके से आपको पर्पस बनाना है, विजन क्या होना चाहिए, विजन किस तरीके से आप सोचेंगे ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी, और इन आंसर्स को आप डिटेल में सोचेंगे। इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछेंगे सोचेंगे तो आपका जो लिख के आएगा वो बेस्ट लिख के आएगा। अब आप सही थॉट प्रोसेस पे चलना शुरू करेंगे। उन्होंने मतलब अल्टीमेटली आपकी थॉट प्रोसेस इनकलकेट कर दिया उन्होंने, अपने एक्सीलेंस मॉडल को छुपा के वही चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वो खत्म कर दिया कि यार अब सस्टेनेबल वैल्यू की जरूरत नहीं है, उसमें था अब नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कोर कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन वो कोर कॉन्सेप्ट सामने नहीं बोलेंगे, हम उनके अंदर अपने आप उनके दिमाग को झंझोरेंगे। वी विल शेक देम कि यार आप सोचो, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। अभी हम ज्ञान दे रहे थे ओल्ड में, अब हम कह रहे हैं शेक देम, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, फिर आया सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडरशिप। बहुत ही अच्छा है। इन्होंने पेज नंबर 17 के ऊपर, प्लीज ध्यान देते जाना पेज नंबर पे, पेज नंबर 17 में ये जो दो पैराग्राफ हैं इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से नहीं कह रहा मैं, बहुत ध्यान से। क्यों? उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने कहा देखो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो होता क्या है हम सब जानते हैं। हमने लेमन की तरीके से इसको बहुत बार बोला है। आपने कहा कि ये कलेक्शन है किस चीज का, वैल्यूज का, नॉर्म्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और यही कल्चर जो है हमारा बाहर ऑब्वियसली जिससे हम डील कर रहे हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो कस्टमर है। तो हम जिससे भी हम डील कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ऑब्वियसली वी विल टेक की स्टेक होल्डर्स ओनली, नॉट ऑल स्टेक होल्डर्स, उनसे हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या वैल्यूज हैं चेंज होने के बाद। ऑब्वियसली जब डील करते हैं थोड़ा अपडेट होते जाते हैं, तो क्या वैल्यूज हैं, क्या नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं, और किस तरीके से हम डील कर रहे हैं, कैसा हमारा कल्चर है। एक कल्चर हो सकता है कि आपने कहा बिल्कुल जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, हर चीज आपने जीरो डिफेक्ट की आप लेके चले। उन्होंने आपने आपने एनवायरनमेंट इस तरीके का बना दिया कि हर कोई सोचे ही इस तरीके से कि नहीं डिफेक्ट आना ही नहीं चाहिए, 1.01% डिफेक्ट भी नहीं आना चाहिए। एक आपने कहा कैजुअल कल्चर है, कोई बात नहीं, प्रोड्यूस हो गया वापस वापस तो भेज देंगे, क्या है खराब भेज देंगे वापस आ जाएगा। तो आपको एक कल्चर डेवलप करना है। इसके बाद आपसे सेकंड पैराग्राफ जो बोला मैंने टिक किया जो, वो क्या है, उन्होंने समझाया कि लीडरशिप अभी तक एक रोल था, इंक्लूडिंग इन 2013 लीडरशिप वॉज अ रोल। उन्होंने कहा अब ये एक रोल नहीं है, ये एक अब एक्टिविटी होगी। मतलब अभी तक हम कहते थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स प्रोड्यूस करने हैं, हमें हमारी वर्कर्स को इनकलकेट करने हैं लीडरशिप स्किल्स एक्सेट्रा। अब हम कह रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी पोजीशन ले जो कि अपने आप में लीडरशिप पोजीशन हो पूरी पूरी इंडस्ट्री के अंदर। मतलब हम ध्यान देने वाली बात क्या है,
हम इंडिविजुअल रोल्स के ऊपर नहीं जा रहे लीडरशिप के, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के ऊपर जा रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाए, ये लीडरशिप लेके आए। तो उन्होंने क्या लिखा, पढ़ के सुनाता हूं। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल rather than an individual or team that provides direction from the top। आपने कहा एक रोल है, रोल ना हो कि एक एक्टिविटी है, ये एक होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या टीम के लिए। इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग एज अ लीडर within its ecosystem, recognized by others as role model, rather than from traditional perspective of top team managing the organization। उन्होंने कहा वो पहले था ना, बॉसेस बैठे हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके अंदर ही लीडरशिप स्किल्स हैं, वो सब कुछ नहीं। हमें हमें ऐसे चलना है कि हम रोल मॉडल बन जाए हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रोल मॉडल बना देंगे दूसरों के लिए, तो हमारा जो कल्चर है वो भी ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से, नॉर्म्स जो है उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज जो हम लेके चल रहे हैं उसी के हिसाब से होने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारा डायरेक्शन वगैरह जो होना चाहिए ना, अब आप पूछिए उनसे बैठ के, अब आप अब आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, अब आप उनके साथ जब बैठे हैं, तो अब आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी आए, इनोवेशन आए, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप चेंज को एक्सेप्ट करें, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपका कल्चर फर्दर नर्चर करे, वैल्यूज वगैरह इंप्रूव हो। तो आपको एक लीडरशिप के लिए उनसे उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। ये बेसिकली ईएफक्यू मॉडल क्या है, ये बेसिकली आपको पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो डिफाइन करेंगे कि हमारे ये आंसर्स हैं। तो आप जब क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं, हर उसके साथ आपको क्वेश्चन लिख के दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना, हर उसके साथ आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिख के दिखेंगे, यहाँ पे भी थे, देखिए। तो आप ये जब क्वेश्चंस आंसर कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ड्राफ्ट होते जाए, और उसके आंसर जो राइट कर रहे हैं, तो वो आपको फिर डायरेक्शन देंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को। ऑटोमेटिकली डायरेक्शन की क्या जरूरत होती है, आपने कहा कि सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हम सब जानते हैं नॉर्थ में जाने वाली चीज नॉर्थ में ही जानी चाहिए, ईस्ट में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए ना, एग्जैक्टली exactly। अदरवाइज आपको भी पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ढूंढने निकले थे इंडिया, पहुंच गए अमेरिका, नया रूट ढूंढेंगे। तो डायरेक्शन होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि यार इस तरीके से हम जाएं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर हो, हमारी ये लीडरशिप हो। तो आपने कहा कि सर ये बेसिकली ये सारी बातें कहाँ की चल रही हैं, एक ये अभी जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कहाँ बैठ के पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट की टीम से, फिर से बोर्ड रूम में बैठे हैं। अब परेशानी क्या होती है जब मैं बोर्ड रूम बोलता हूँ ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोर्ड रूम कभी सोचा ही नहीं होता, देखा ही नहीं होता, समझा ही नहीं होता। अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि मिनट्स क्या होते हैं कंपनी के, उन्हें कईयों को ये भी नहीं पता होता, आई बैग योर पार्डन। उन्होंने जो दो चार टीचर्स ने रट्टा लगवा दिया, मिनट्स ये होते हैं, ये होते हैं, उनको वही पता है। उनसे पूछ लूँ कि रेजोल्यूशन मतलब दिखता कैसे है, आई डाउट कि उन्होंने कभी रेजोल्यूशन देखा भी होगा, बहुत सारों ने, मैं सबकी नहीं बात कर रहा। अब परेशानी ये है, तो हम लोगों के थॉट प्रोसेस इसलिए डेवलप नहीं हो पाते। हम लोग हर चीज़ जो लेके चल रहे हैं ना, हम लोग हर चीज़ लेके चल रहे हैं कि सर आपने एक दो एग्जाम्पल दे दिए, उसके हिसाब से आपने जो दो एग्जाम्पल दिए वही सब कुछ है, और वो एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल बन जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको कोशिश करिए बोर्ड रूम के हिसाब से समझने की, ठीक है। तो कंपनी के हिसाब से सोचिए, आप सोचिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करें, चाहे छोटी सी कंपनी हो, सोचिए उसके हिसाब से कि वो लोग कैसे डिसाइड करेंगे, यही चीज़ तो आपको समझ में आएगा। देखो उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आता जाएगा जब उन्होंने एक डायरेक्शन सेट कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। सेकंड किस पे पहुंचे, एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में देखिए उन्होंने क्या कहा, एग्जीक्यूशन में थ्री थिंग्स हैं, एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर, फाइव काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, फाइव काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमने परफॉर्मेंस प्रिज्म में भी देखे थे। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला हमारा क्या था, जो डायरेक्शन था वो खत्म हो गया है, मतलब हमें हमें सारी चीज़, एक कंपनी को हमें जो डायरेक्शन दिलवाना था, जो कंपनी सबके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन दे कंपनी, वो हमने दिलवा दिया, वो पूरा हो चुका है। हम एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बहुत खुश हैं कि यार कंपनी ने सोच लिया कि हमारा पर्पस क्या है, विजन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हम क्रिएट करेंगे सस्टेनेबल वैल्यू, कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए, और कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक लीडर बनेगी
ना कि हमारी जस्ट टीम लीडर बनेगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक रोल मॉडल क्रिएट करेगी। ठीक है, फिर हम आए एग्जीक्यूट करने पे। फिर हम किस पे आए? एग्जीक्यूट करने पे। तो आपने कहा अच्छा एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? आपने कहा कि सर देखिए, याद रखिएगा क्राइटेरिया नंबर 3, इसको नंबरिंग दे रखी है एक्चुअली क्राइटेरिया को। तो पहला विजन पर्पस वगैरह क्राइटेरिया 1 था, विजन पर्पस स्ट्रेटेजी। सेकंड था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और लीडरशिप, सेकंड था। अब हमारे थर्ड क्राइटेरिया पे। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स। थर्ड क्राइटेरिया और सिक्स क्राइटेरिया जो मैं बाद में बताऊंगा, परसेप्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो कि रिजल्ट्स में हम डील करेंगे, दे आर इंटरलिंक्ड। ये एग्जीक्यूशन है, रिजल्ट्स में कहाँ हमारा होगा? सिक्स क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया नंबर 6। तो बेसिकली हम लोग उसको डील करेंगे, अभी ऐसा नहीं है डील नहीं करेंगे। तो क्राइटेरिया कौन कौन से? ये जितने सर्कल सर्कल बना रखे ना छोटे, इनको क्राइटेरिया बोला करेंगे। किस तरीके से क्या क्राइटेरिया रखें कि जैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन में क्या क्राइटेरिया रखें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल कर जाए। फिर एग्जीक्यूट किस तरीके से करें, क्या क्राइटेरिया, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि एग्जीक्यूट कर जाए। अभी हम कहाँ बैठे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, आप कहेंगे टीम के साथ। अच्छा, मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं, एंगेज करना है स्टेक होल्डर्स को। ये क्या हुआ? अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रिज्म याद हो, उसमें आपको समझाया था दो चीजें थी। एक था कि हम स्टेक होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, और एक हम स्टेक होल्डर्स से क्या ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा चेंज किया, मैं डेलिबरेटली इसको थोड़ा सा चेंज करना यहीं पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से लिए, जैसे वहाँ पे इन्वेस्टर एक स्टेक होल्डर था, यहाँ नहीं है। तो आपको इन्होंने स्टेक होल्डर्स अपनी तरीके से डिफाइन किया, आप कोई और स्टेक होल्डर ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टर लेना हो ले लो, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रोल जो बताया, एक मॉडल जो बना के दिया, उसमें नहीं लिखा। तो मोर और लेस सेम ही स्टेक होल्डर्स है, ना के बराबर डिफरेंस है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो वहां पे क्या था, हम ये देखते थे कि हमें पर्टिकुलरली एक स्टेक होल्डर क्या दे रहा है, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां पे हम क्या देखते हैं? परसेप्शन ऑफ स्टेक होल्डर। मतलब हम क्या कह रहे हैं, जब हम क्राइटेरिया 3 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर को एंगेज कैसे करें। देखो थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है, होगा थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ ना, बोरिंग होगा। अब दिक्कत ये भी है कि आपने मैनेजमेंट मीटिंग देखी नहीं, इसलिए बोरिंग लगेगा। मुझे तो एक तरीके से लेमैन को पढ़ाना पड़ रहा है ना, जीरो से। अगर आपने बोर्ड मीटिंग देखी होती, मेरे को बहुत आसानी से 4 लाइन बोलता, काम खत्म था। अब आपको थोड़ा सा बोर होना पड़ेगा। आई एम बैग योर पार्डन, आई एम सॉरी। एनी हो, आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स को कैसे एंगेज करें। मतलब हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे साथ, क्या हमारे जो पर्पस, विजन, स्ट्रेटेजी वगैरह हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से आंसर है। और रिजल्ट्स में, अभी नहीं, रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि जो उन्होंने परसीव किए थे वही रिजल्ट्स हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब उनसे फीडबैक वगैरह लेंगे, क्वेश्चनर वगैरह पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि स्टेक होल्डर ने हमें क्या दिया। कई लोग ये सोचते हैं स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन वर्ड है, यहाँ पे नहीं। परसेप्शन का मीनिंग गलत बना लेते हैं, नहीं। परसेप्शन का मतलब है जो उन्होंने परसीव किया था, क्या उनको वो मिला है या नहीं मिला। वो हमारे साथ एंगेज होंगे, क्योंकि देखो, आपको आपको याद होगा इंडस्ट्री वैल्यू चेन वगैरह हमने सब पढ़ा था। मतलब हम लोग एक एक पूरी लार्जर फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं, ना कि शॉर्टर फैमिली के हिसाब से। उनको अपने साथ एंगेज करिए, उनके साथ आप एंगेज होइए, क्योंकि यार वो आपका एक एक्सटेंडेड आर्म है जैसे सप्लायर। अगर वो समझेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हुए अच्छे से आपकी नीड्स को, तो कई नई चीजें, नए कॉस्ट इफेक्टिव वेजस वो बता सकता है आपको। जैसे जैसे मेरा AWS का सर्वर बहुत बड़ा था, सर्वर मेरा बहुत बड़ा था। तो T2 लार्ज सर्वर था, जो कि काफ़ी बड़ा सर्वर होता है। और उस पर मेनली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो CPU भी पूरा यूटिलाइज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को, AWS टीम ने मेरे को समझाया कि आप एक काम करिए, इसमें आप एक सर्वर को डिवाइड करिए कई सर्वर्स में। कई सारी चीज़ें आपकी एक ही सर्वर पे हैं, आप सारी उसको डिवाइड करिए। कॉस्ट हम आपको मैनेज करना समझाएंगे कि आपकी अल्टीमेटली जो करंट कॉस्ट है, या तो उससे कम रहे या यही रहे।
लेकिन अगर आपका कल को क्रैश भी होगा तो आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन, एक छोटा सर्वर क्रैश होगा, ना कि बड़े सर्वर्स। तो मेरे को बात बहुत समझ में आई। मैंने उनसे कहा कैसे होगा, उन्होंने कहा चलो हम आपके साथ लग के करवा दे रहे। उन्होंने करवा भी दिया। थोड़े बहुत बग्स थे, रिजॉल्व करें, वो थोड़ा टाइम लगा बग्स रिजॉल्व होने, बट हो गया। किसने किया? स्टेक होल्डर ने। तो आप कहोगे एक तरीके से वो भी मेरा स्टेक होल्डर ही तो, सप्लायर। तो आप कहेंगे यार हम एंगेज कर रहे हैं किसको? स्टेक होल्डर्स को। हम एंगेज कर रहे हैं किसको? स्टेक होल्डर्स को। और दूसरा 6 वाला हम बाद में फिर से देखेंगे, परसेप्शन ऑफ स्टेक होल्डर। ये देखेंगे कि क्या हमने रिजल्ट जो आए हमारे उसके हिसाब से आए या नहीं आए, जो वो चाह रहा था। तो आप जब एग्जीक्यूट करने बैठे तो आपने किसको साथ में लेके आया? आप स्टेक होल्डर को। याद रखना, भूलना नहीं। स्टेक होल्डर ने क्या क्या देखा? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसने कहा आप स्टेक होल्डर के साथ बैठे हो, उसने कहा अच्छा आप क्या क्या चाह रहे हो? तो हमने कहा जी देखो, एग्जीक्यूशन का पहले मीनिंग समझो। हमने स्टेक होल्डर को बुला लिया, मैं भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह बैठा हूं कंपनी में। मैंने कहा पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए, चाहो तो लिख लो एग्जीक्यूशन के लिए, हाउ डज इट इंटेंड टू डिलीवर ऑन इट्स पर्पस एंड स्ट्रेटेजी। मैं कैसे डिलीवर करना चाहता हूं अपने पर्पस को फुलफिल हो, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं उसको कैसे सेटिस्फाई करूंगा, और मेरी स्ट्रेटेजी को क्या है, कैसे डिलीवर करूंगा। तो उनके साथ उनको एंगेज करो, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी है। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठिए आप, बैठिए, सोसाइटी है बैठिए आप, एम्प्लॉयज हैं बैठिए आप उनके साथ, क्या बुराई है? वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ, इनमें उन्होंने समझाया कि वेट दो स्टेक होल्डर्स को। किसी का भी वेट 10% से कम नहीं होना चाहिए एक टाइप ऑफ स्टेक होल्डर का, और किसी का भी 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विद इन 10 to 40 होना चाहिए, और विद गैप ऑफ 5% मतलब एक होगा 10 तो दूसरा 12 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है। तो आपने कहा इस तरीके से हमें स्टेक होल्डर्स को वेटेज देनी। तो आपने कहा ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कौन सा की स्टेक होल्डर है, कौन मेजर वेट रख रहा है, कौन कम रख रहा है। और जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप एंगेज जरूर हो, चाहे बाकी के साथ ना भी हो। तो आपने कहा कि सर अब हम एग्जीक्यूट करने बैठ रहे हैं। एग्जीक्यूट मतलब हमने की स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हुए हमें मालूम है, देखो ये चीजें हमने पहले बनाई थी। डायरेक्शन में क्या था? पर्पस होना चाहिए, विजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिल्डिंग कल्चर होना चाहिए। मैं पेज 19 पे हूं। अब क्या है? अब हम कह रहे हैं हमारे की स्टेक होल्डर्स कौन है, उनके लिए क्या सस्टेनेबल वैल्यू है, उनके हिसाब से क्या सस्टेनेबल वैल्यू है, और क्या रिसोर्सेज वगैरह मैं डिप्लॉय करूं, कितने मेरे मशीन्स आर से यूटिलाइज करना चाहिए, कितना मेरा मटेरियल यूटिलाइज होना चाहिए, कितना मेरा लेबर यूटिलाइज होना चाहिए, कितनी मेरे बाकी रिसोर्सेज कुछ भी यूटिलाइज होने चाहिए, कितने अवेलेबल हैं, किस तरीके से अरेंज करूं, कौन सी मेरी प्रोसेस होनी चाहिए कि ये स्ट्रेटेजीज वगैरह मीट कर सकें स्टेक होल्डर्स की परसेप्शन के हिसाब से, स्टेक होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको जनरेट करने के हिसाब से। ये दिमाग में रखते हुए एग्जीक्यूट करना है। मतलब क्या हुआ? मतलब मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, आप कहेंगे ये दिमाग में रखते हुए एग्जीक्यूट करना है कि हमारे की स्टेक होल्डर्स के लिए क्या वैल्यू है। समझ में आया? मतलब क्योंकि आप सर स्टेक होल्डर्स के साथ कर रहे हैं ना, सिर्फ अकेले तो इस इकोसिस्टम में आप नहीं बैठे। इकोसिस्टम उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन आप समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है एक सिस्टम जिसमें हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम, नथिंग एल्स। एक पर्सन दूसरे पे डिपेंड होता है तो बहुत सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको इकोसिस्टम कह देते हैं। तो आपने कहा कि सर इस इकोसिस्टम के अंदर अगर हमें जीतना है तो ये दिमाग में रखना होगा। अच्छा, तो आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए, देखो मैंने बताया था क्राइटेरिया 3 और क्राइटेरिया 6 को साथ में पढ़ना है, तो आप ये पैराग्राफ प्लीज, ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, क्राइटेरिया 3 और क्राइटेरिया 6, ये उनकी परसेप्शन क्या है। तो आपने कहा ठीक है सर, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम स्टेक होल्डर्स के साथ वर्क करते हैं, ये आप पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे कि इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर्स इन डिप्लॉइंग इट्स स्ट्रेटेजी की सस्टेनेबल वैल्यूज एंड रिकॉग्नाइजेस द कंट्रीब्यूशन दे मेक।
तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो आपको ये भी रिकग्नाइज करना है कि हाँ उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन क्या है, ये समझना है कि वो क्या जनरेट कर रहा है वैल्यू किसके लिए। जैसे builds, maintain and further develops the relationship with key stakeholders based on transparency, accountability and ethical behavior and trust। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे। फिर आया सेकंड एग्जीक्यूशन। आपने कहा कि सर सेकंड एग्जीक्यूशन क्या है? हमारा सेकंड एग्जीक्यूशन था क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। तो आपने कहा कि सर अभी तो पढ़ा था कि की स्टेक होल्डर्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। मैंने कहा हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था, आपने पढ़ा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले एक सेकेंड पहले आप आ जाइए पेज नंबर 22 पे प्लीज। ये आपके 5 टाइप के इन्होंने स्टेक होल्डर्स बोले, कस्टमर, पीपल, बिजनेस एंड गवर्निंग स्टेक होल्डर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो इन्वेस्टर्स हो। आपने कहा और क्या है, आगे है सोसाइटी, पार्टनर्स एंड सप्लायर्स, ये आपके स्टेक होल्डर्स है। अब आप जो भी प्रोसेसेस वगैरह डेवलप कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू सिर्फ इतना बोल रहा है, क्राइटेरिया नंबर 4 सिर्फ इतना बोल रहा है कि आपको याद रखना है एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी जो भी काम करें, जब भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, जब भी जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपको बार बार, इसीलिए स्पेशली उसको अलग से क्राइटेरिया बना के दिखाया। ये नहीं कि स्टेक होल्डर्स के साथ हम एंगेज हैं तो इसका मतलब हम दिखाएं नहीं कि स्टेक होल्डर की क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साफ कहा एग्जीक्यूट कर रहे हो तो याद रखना वन टाइम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के हिसाब से होना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों स्ट्रेंथ्स हमारी लॉन्ग टर्म में बढ़ें, कस्टमर के लिए भी स्टेक होल्डर्स के लिए भी, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी उनको लॉन्ग टर्म में वैल्यू जनरेट होती रहे। एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस। फिर जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी भी अब आप किसके साथ हैं, देखो अब आप बेसिकली किसके साथ बैठे हैं। आपने कहा कि सर हम मैनेजमेंट टीम के साथ भी बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठे हैं और साथ में अपनी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनसे काम कराने के लिए भी बैठे हुए हैं, उनसे भी काम कराने बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग बैठे हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स से जब डिस्कस किया तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी आ गए। तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे अब हम टॉप मैनेजमेंट पे नहीं, ये जो एग्जीक्यूशन है ना, ये मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट सब साथ में मिलके कर रहे हैं, स्टेक होल्डर सब तरीके के सब साथ में। बस हमें दिमाग में क्या है, अब हम सिर्फ बोर्ड मीटिंग में नहीं है, हम साथ में सोचते हुए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो हमने डायरेक्शन लिया था उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो पर्पस था उसको सबको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समझे? तो अब हमने कहा लास्ट है एग्जीक्यूशन का लास्ट क्राइटेरिया है क्राइटेरिया नंबर 5, ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। परफॉर्मेंस मतलब करंट परफॉर्मेंस, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्यूचर। परफॉर्मेंस मतलब क्या है, करंट परफॉर्मेंस। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब देखो अगर मैं करंट बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट्स वगैरह को देखूं कि हम सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं या नहीं, तो हम करंट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉन्स्टेंटली इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप कहेंगे हमें किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि हम फ्यूचर में भी सक्सेसफुल हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पे हम क्योंकि पैरेलली सोच रहे हैं, करंट के हिसाब से भी सोच रहे हैं और फ्यूचर के हिसाब से भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है कभी कॉन्फ्लिक्ट आए, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को बेस्ट में रिजॉल्व करते हुए हमें परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखना है, मतलब करंट बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से भी देखना है, और क्या इनोवेशन, क्या क्रिएटिविटी, क्या चेंजेस वगैरह लाएं बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन नीड है, जो डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, वो टाइमली बेसिस पे और इफेक्टिव वे में हो सके। ये आप कहेंगे दिस इज आवर लास्ट एग्जीक्यूशन। तो हमने 2 क्राइटेरियाज पढ़े डायरेक्शंस के और 3 क्राइटेरिया पढ़े एग्जीक्यूशन के। पर्पस, विजन, स्ट्रेटेजी फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, कल्चर एंड लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडरशिप, ये डायरेक्शन था। जब हम आए एग्जीक्यूशन में, हमने समझा स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज होना है, क्राइटेरिया नंबर 3 था। 4 नंबर क्राइटेरिया था क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू, और 5th नंबर क्राइटेरिया ये है, आपने कहा क्या, ड्राइविंग परफॉर्मेंस
एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब लास्ट है, थक गए मुझे मालूम है, ज्ञानबाजी बहुत होगी ना, क्या करूँ एक्चुअली। बहुत लोगों का तो मन नहीं होगा ये पढ़ने का, कह रहे होंगे सर जबरदस्ती करा रहे हैं, है ना। मैं सच बताऊं तो बहुत सारे तो टीचर बैठ के बस पढ़ रहे होंगे, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या कर सकता हूँ लेकिन कराना तो है, आ गया तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना कि सर ये कहाँ से आ गया। थक गए मुझे मालूम है, लेकिन अब ज़्यादा देर का नहीं रह गया। रिजल्ट्स बहुत आसान है, और जो आपका मैंने आपको बताया रेडार, वो तो 2 मिनट का है। तो रेडार रिजल्ट्स में क्या है, हमें अच्छे से पता है रिजल्ट्स के लिए क्या होते हैं रिजल्ट्स। पहला तो मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया। आपने कहा पहले ये बताइए सर, एक रिजल्ट्स में सोचना क्या है। हमें पहले ये सोचना है कि हमने क्या अचीव कर लिया है, एंड हम क्या अचीव करेंगे फ्यूचर में। व्हाट हैज इट एक्चुअली अचीव टू डेट, एंड व्हाट डज इट इंटेंड टू अचीव टुमारो। बस सीधी सी बात है, क्या अभी के रिजल्ट्स हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फ्यूचर के रिजल्ट्स होंगे, ये चेक कर रहे हैं। दिस इज लास्ट। अब आपने कहा कि सर यही है, मैंने कहा हाँ यही है। अब सबसे पहला होता है इसके अंदर क्राइटेरिया, आप भी जानते हैं 2 ही क्राइटेरिया है। देखो पहला पहला क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, स्टेक होल्डर परसेप्शन। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आप भी देख रहे हैं, सेकंड क्राइटेरिया है आपका स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। पहला स्टेक होल्डर परसेप्शन, रिजल्ट चेक करो कि क्या स्टेक होल्डर ने परसीव किया था, उसने क्या सोचा था और आपने क्या दिया है। भाई उसने सोचा क्या था आपके लिए और उसने उसको आपने क्या परोस के दिया। अब इस चीज को चेक करने के लिए आप रेटिंग्स देखेंगे, आप फोकस ग्रुप से बात करेंगे, सर्वे करेंगे, आप कहेंगे प्रेस से चेक करें, सोशल मीडिया देखें, आप पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, आप वो सब देखेंगे, इन्वेस्टर रिपोर्ट, कंप्लेंट, फीडबैक, सब चीज देखोगे। क्यों, आपको बस ये समझना है, आपको बस ये समझना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रही है या नहीं, जिस ट्रैक पे चलना चाहिए उसी ट्रैक पे है या नहीं। जो आप काम करने बैठे थे की होल्डर्स को साथ में एंगेज करके, तो उसका जो रिजल्ट आया वो एज पर द परसेप्शन ऑफ की होल्डर स्टेक होल्डर्स आया या नहीं आया। और बोथ करंट परसेप्शन भी और फ्यूचर परसेप्शन भी, क्योंकि देखो ये डायनामिक है, ऐसा नहीं, हमारे अंदर इस तरीके के चेंज होने चाहिए, एडेप्टिव नेचर होना चाहिए कि हम सिर्फ करंट के हिसाब से ना सोचें, हम ये सोचें कि फ्यूचर में भी क्या चेंज होके बनेगा। समझे कि नहीं समझे। तो आपको ये सोचना है आज और फ्यूचर में क्या चेंज, किस तरीके से चले, तो हमने कितना उसको फुलफिल किया। दिस इज अबाउट स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपको आपको बड़ी सीधी सी बात है, यही देखना है। दिस क्राइटेरिया कॉन्सेंट्रेट ऑन रिजल्ट्स बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम की स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, देयर परसेप्शंस। ठीक है, और लास्ट लास्ट रिजल्ट क्या है। आपने कहा कि सर लास्ट रिजल्ट है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल एंड परफॉर्मेंस। लास्ट रिजल्ट है स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल एंड परफॉर्मेंस। आपने कहा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें बस ये चेक करना है यूजिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल थिंग्स कि हमारी स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, मीट हुई है या नहीं, जिस डायरेक्शन में हम चले थे। जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सही से इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं, प्रोसेसेस वगैरह सही से लगी हैं या नहीं, हमारी कैपेबिलिटी को हमने पूरा यूटिलाइज किया या नहीं, ऑपरेशंस में कैपेबिलिटी वगैरह आ जाएंगे, रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज किए हैं या नहीं। आपने कहा कि सर ये बेसिकली ये भी गाइड करेगा कि क्या हम जिस स्पीड से इवॉल्व होने चाहिए ताकि हम फ्यूचर की स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, तो वो भी हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपने कहा कि सर ये बिजनेस रिजल्ट, प्रॉफिट वगैरह सब लेके चल रहा है, रिमेनिंग जितनी चीज के रिजल्ट्स हैं वो सब इसके अंदर कवर हो रहे हैं, जितनी चीज के रिजल्ट्स हैं, बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, वो यहाँ कवर होते हैं। अच्छा, ये उन्होंने पूरा एक बनाया क्या, बिजनेस मॉडल। एक्सीलेंस वर्ड हटा दिया इन्होंने, तो ये EFQM मॉडल है। पहले था EFQM एक्सीलेंस मॉडल 2013, 12 में आया था, 13 में पब्लिश हुआ। ये जो है ये बेसिकली 19 में आया था, 20 वगैरह में पब्लिश हुआ।
तो आप कहेंगे कि सर ये 2020 का कर रहे हैं, इसमें 7 क्राइटेरियाज हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया 7 क्राइटेरियाज। अब आपने कहा कि सर रेडार क्या है? रेडार कुछ भी नहीं है दोस्तों। रेडार के बारे में तो इतना आसान है। रेडार जो होता है ना, रेडार में ये जो वर्ड है रेडार, आप लिखते जाइए। आर का मतलब रिजल्ट, आर का मतलब रिजल्ट, ए का मतलब से तो यहां पे लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है, ये देखो लिखा है, अप्रोच, डिप्लॉय, असेसमेंट एंड रिफाइन। तो आपने कहा कि सर हर जगह लिखा है, मैंने कहा हाँ, ऊपर देखते चलिए। आप किसी उसमें भी देखेंगे, पूरी वाला देखते हैं। ये देखिए, अप्रोच, डिप्लॉयमेंट, असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट। तो आपने कहा ये रेडार क्या है? रेडार कुछ नहीं है दोस्तों, जो पहले था रेडार वही अब है। इसमें बस यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखते, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए हमने यहाँ पे अलग से बना दिया है। रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पे अलग से बना रखा है, इसलिए इसमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखते। अदरवाइज RADAR है, यहाँ पे हम ADAR लिखते हैं। तो क्या है ये? आपने कहा कि सर देखो, हमारे को डिफाइन करने हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, और उसके हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना है आगे। आपने कहा क्या मतलब हुआ? आपने ये सोचा कि आपके रिजल्ट ये होने चाहिए, ठीक है जी। अब अगर आपने ये सोच लिया कि आपके रिजल्ट ये हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से अप्रोच कर रही है उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए? क्या ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से अप्रोच कर रही है? दिखाता हूं। देखिए, आपने रिजल्ट डिफाइन किए, आपने देखा कि क्या सही तरीके से अप्रोच कर रही है, नहीं कर रही तो उसको अप्रोच कराओ, जो रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से अप्रोच कराओ, ठीक है। फिर आपने कहा कि यार उस अप्रोच को, जो आपने सोचा कि ये अप्रोच होनी चाहिए इन रिजल्ट्स को रीच करने के लिए, उनको डिप्लॉय करो। मतलब यहाँ पे जो थे, आप बोर्ड मीटिंग में बैठे थे, क्योंकि आपने रिजल्ट सोचे और सोचा किस तरीके से इन रिजल्ट्स को फुलफिल करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। उस अप्रोच को आपने डिप्लॉय किया, है ना। आपने कहा अब टीम के साथ बैठे हैं, ऑपरेशंस के साथ बैठे हैं। अब आपने एसेस और रिफाइन किया। एसेस किया कि यार ना, रिजल्ट के हिसाब से हम नहीं चल पा रहे, वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेंगे या अप्रोच को इम्प्रूव करेंगे, वॉट एवर। आपने कहा कि सर हम इसको घुमाते जाएंगे। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको रेडार कहा गया, है ना। क्योंकि रेडार आपको पता है, रेडार हम चेक करते रहते हैं समय, उसी तरीके से यहाँ पे है रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, एसेस एंड रिफाइन। एसेस एंड रिफाइन एक साथ ही लिया जाता है, अलग अलग नहीं, ठीक है। क्या रिजल्ट्स हमने डिसाइड किए? आपने कहा कि क्या वो रिजल्ट्स जो हैं, वो हम रिजल्ट्स अचीव करें उसके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उस अप्रोच को डिप्लॉय करेंगे। फिर देखेंगे कि आपका जैसे PDCA साइकिल वगैरह था, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है कि यार एसेस और इसके बाद रिफाइन करेंगे, बिल्कुल ये चलती जाएगी। जैसे PDCA स्टीवर्ट साइकिल था ना, वही PDCA वही है, जैसे PDSA भी कहते थे। तो आपने कहा ये हमारा EFQM 2020 मॉडल है। किसी को ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और अच्छे से समझना है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने देखो BMW की केस स्टडी वगैरह भी दिखाई है आपको बीच में, आप प्लीज़ वो केस स्टडी पढ़िएगा। BMW की थी शायद, या ऑडी की थी, पता नहीं किसकी थी, तो उसको आप पढ़िएगा, वीपर थी। मैं इस पेपर को जो इन्होंने बना रखा है ड्राफ्ट को, आपको अपलोड कर देता हूँ। आपके इसी वीडियो के साथ मैं कहीं ना कहीं लिंक लगा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन मेरी आपसे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, चाहे आपका कभी भी अटैम्प्ट। ये मत सोचिए कि आपका अटैम्प्ट दिसंबर 21 है या बाद में है। आपका हो सकता है स्टडी मटेरियल में अभी ना हो, अब आ जाए,
कभी भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने आपको शुरू में समझाया, स्टडी मटेरियल हमारा सिलेबस नहीं है, हम सिलेबस फॉलो करते हैं। स्टडी मटेरियल से बड़ा होता है सिलेबस, इसीलिए आप नोटिस करेंगे हर 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद स्टडी मटेरियल को इम्प्रूव कर देते हैं। तो आपने कहा अगर वो स्टडी मटेरियल को इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट मीन्स इट वाज नॉट फाइनल। अगर वो फाइनल था तो इम्प्रूव कैसे हो गया? उसके अंदर कई सारी नई चीजें आ जाती, कैसे आ गई? अगर वो फाइनल था, वो तो आ ही नहीं सकती अगर वो फाइनल था। सिलेबस इज फाइनल, स्टडी मटेरियल इज नॉट। ठीक है, विद दिस मैं आपसे अलविदा कहूंगा। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आप बहुत अच्छा स्कोर करें। बाय बाय।